देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज़ पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मैं शुरू करता हूँ आज की बात। बहुत दिनों से अक्षय और उनकी टीम मुझे संपर्क कर रहे थे और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, तो मैंने अपने जो टीम देखती है इन चीज़ों को उससे कहा। तो 5-6 महीने से वो चल रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो पिछले सप्ताह मैंने इनको बुलाया, अक्षय को। दिक्कत क्या थी कि इस कॉलेज की 2 सोसाइटीज़ अप्रोच कर रही थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि दोनों को बुला के समझौता करवा के एक ही दिन करवा लो, ताकि और बैकग्राउंड में दोनों का नाम लिख देंगे उससे, और मैं टॉपिक ऐसा लूँगा कि दोनों का काम चल जाएगा। तो दोनों को हमने बुलाया और 1 घंटे की कोशिश के बाद भी सहमति बन नहीं पाई। अंत में फिर ये सहमति बनी कि ठीक है, मैं 2 बार अलग टॉपिक लेके आऊँगा। एक बार निष्ठा इस सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और दूसरा उड़ान जो सोसाइटी है उसके लिए कोई मोटिवेशनल टॉक लेकर। तो उसके बाद जैसे 2 मुख्यमंत्री ढेढ़े साल के लिए बनते हैं तो उनमें झगड़ा इस बात का होता है कि पहले कौन बनेगा। तो इन दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ कि पहले किसके लिए आप आएंगे। तो दूसरे वाले को चिंता होती है कि बाद में वायदा भूल ना जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भरोसा कर लीजिए वचन का, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आ जाऊँगा। आज मैंने मन से बोल दिया, तब तो कुछ पीछे जाने की बात रही नहीं। तो उड़ान के लिए एक बार फिर से आने का वायदा है, मैं जरूर आऊँगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं। आज का जो टॉपिक है और जो ऑडियंस मुझे बताया गया है वो ये है कि आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं, या आपके मन में ये भाव आता है कि क्या हम सिविल सर्विस में जाएं। तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज़ मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पर न बोलूं जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूं, थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैं इन बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा कि मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूँगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर ये समझने के लिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता इसका मतलब। तो जैसा बच्चे करते हैं आमतौर पर, यही बच्चा था, इसने कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहाँ उन बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपको होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूं। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं।
आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक जिले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस जिले को नई रोशनी दिखा सकते हैं, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पेम या पामे बोलते हैं, PAME है। उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, NGO से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक IAS अधिकारी ने बनवा दी। तो हम क्यों माने कि स्टार्टअप केवल बिजनेस की दुनिया में ही होता है? आप कोई नया उद्यम, नया प्रयास सिविल सेवक होके भी कर सकते हैं, कलेक्टर होके भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर समित शर्मा, राजस्थान काडर के IAS ऑफिसर हैं। वो डॉक्टर थे, उनको लगता था कि देश का आम आदमी बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं संभाल सकता, नहीं खरीद सकता, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। देश के हर व्यक्ति को सस्ती दवाई क्यों ना मिले। और जब उन्होंने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया तो जेनरिक मेडिसिन के नाम से एक पूरी मुहिम चलाई, जिस मुहिम को बाद में सत्यमेव जयते आमिर खान के प्रोग्राम में दिखाया गया। और वो काफ़ी सफल रहे कि जो दवाई 1 रुपए की मिल सकती है, वो दवाई किसी ब्रांड का नाम आने से क्यों 15 रुपए की या 100 रुपए की मिले। और उन्होंने IAS की नौकरी में होते हुए एक स्टार्टअप किया। ऐसा स्टार्टअप तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप IAS अगर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, IPS बनना चाह रहे हैं, जो भी, सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप क्यों ऐसा चाहते हैं और क्या देश को सच में इसकी ज़रूरत है। आपके चाहने में और देश के चाहने में एक समानांतरता का भाव है, समन्वय का भाव है, या विरोध का भाव है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अगर यहां से बात शुरू करें। बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का संबंध केवल सिविल सेवाओं से नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है। जो भी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे हमारा कॉलेज है, एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में मेरा ख्याल है कम से कम 200 के आसपास टीचर्स काम करते होंगे, शायद इतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करते होंगे। अब एक बड़ा सिस्टम बन गया। इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशन है, किन के तहत काम होगा। जो लोग यहाँ काम करेंगे सिर्फ यहाँ काम करेंगे, कहीं और काम नहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। उनका प्रमोशन कैसे होगा, कितने कितने साल में होगा, उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जैसे ही आप ये सब सिस्टम्स खड़े करते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, या एक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विस सिस्टम सरकारी नौकरी के मामले में, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं कि होता है। कॉलेज ही क्यों, आपकी सोसाइटी निष्ठा। मैं यहाँ पर आया तो मैंने आते ही देखा कि बहुत सारे बच्चे सामने बैठे और 7-8 बच्चे सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहन के यहाँ खड़े हुए हैं। ये अलग से यूनिफॉर्म क्यों चाहिए होती है? इसलिए कि दूर से देख के पता लगे कि एक अधिकारी है। इस कार्यक्रम को अंजाम तक ले जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास अधिकार भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, ताकि जब वो किसी बच्चे से कुछ कहें तो उस अधिकार का सम्मान करते हुए उस बात को मान लिया जाए। कोई और व्यक्ति कहेगा तो शायद उस बात को नहीं माना जाएगा। हमारे सामने पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हैं, वर्दी में। क्यों वर्दी चाहिए? ताकि उनके अधिकार को देखा जा सके। जब वो अपनी बात कहें तो समाज उस बात का महत्व समझे कि ये बात एक अथॉरिटी से आ रही है, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है। ब्यूरोक्रेसी हर चीज में चाहिए।
खेल तक में चाहिए, खेल संघों में चाहिए, फिल्म में चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए, हर चीज में चाहिए, और सरकार को भी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें ब्यूरोक्रेसी का, तो पहले के सिस्टम्स क्या थे? मोनार्की थी, राजतंत्र था, कहीं कहीं धर्मतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की मर्जी होती है, राजा को अधिकारी चाहिए। राजा ने एक दिन कहा कि चलो संगीत कार्यक्रम है, किसने बढ़िया गाना गाया, और राजा ने क्या कहा, वाह क्या गाते हो, आज से तुम 50 गांव के मनसबदार हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी है। आज से तुम ये हो गए, आज से तुम वो हो गए, यानी राजा जो चाहेगा वो होगा। इसलिए राजतंत्र के जमाने में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होते हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी का फैसला राजा की मर्जी से होता है। उसका किस पे दिल आ गया, किस पे दिमाग आ गया, वो व्यक्ति जिलाधीश हो जाएगा। धर्मतंत्र में, थियोक्रेसी में, वही व्यक्ति कलेक्टर बनेगा या जज बनेगा जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता है, अध्येता है। लेकिन जब हम एक आधुनिक राज्य में आते हैं, जैसे भारत एक आधुनिक राज्य है, जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, हमने घोषित रूप से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र में भी हम रिपब्लिक हैं, जो इंग्लैंड आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रमुख भी इलेक्टेड होता है, न कि जन्म से बनता है। हम हैं रिपब्लिक, हमें गर्व है इस बात का। हमने ये भी कहा कि हम मूल अधिकार लिख के देंगे, जो अमेरिका जैसे कुछ देशों को छोड़कर आज तक कोई लिख के नहीं दे पाया है, पर हमने एक एक व्यक्ति को मूल अधिकार लिख के दिए। हमने ये भी कहा कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलेगा। हमने डीपीएसपी में ये भी लिखा कि हमारा देश समाजवाद के रास्ते पर चलेगा, और हम वेलफेयर स्टेट के रास्ते पर बढ़ेंगे, कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्यूरोक्रेसी का सेटअप हमारे देश में बनने लगा था। एग्जाम भी होने लगा था। एग्जाम के लिए 21 साल से कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा देकर पास होना होता था, जो भारत के आम आदमी के लिए असंभव था। लेकिन तब भी कुछ लोग गए, आईएएस बने, लौट के आए, आईसीएस उस समय बोलते थे। पर ब्रिटिश नौकरशाही का पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारत के संसाधनों को लूटने खसोटने में हमारी मदद करें। यहाँ के संसाधन लूटें, इंग्लैंड लेके जाएं, और उसके लिए जो सबसे योग्य लोग हैं वो यहाँ के कलेक्टर बनेंगे, आईसीएस बनेंगे। वो लाट साहब थे, वो सिविल सेवक नहीं थे, वो समाज सेवक नहीं थे। और लाट साहब होने का मतलब है कि मैं समाज से ऊपर हूँ, मैं एक अफसर हूँ, और तुम क्या मेरे सामने, तुम तो बहुत छोटे हो। उनका उद्देश्य एक्सप्लॉइट करना था, समाज को परेशान करना था, समाज से संसाधन छीनना था। और इसलिए जब आप देखेंगे कि प्राचीन राजतंत्रों में या ब्रिटिश शासन के दौरान जब ब्यूरोक्रेसी के दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, तो उससे हमें घबराहट होती है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आपके प्रिंसिपल मैडम भी हिंदी साहित्य की अध्यापक हैं। हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कवियों की कविताओं में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। सूरदास जैसा कवि, जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है, दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि। पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था, इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप, फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहां रहते थे। एक जिक्र मिलता है, और ये बात है 16वीं सेंचुरी की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है, या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक, दस्तक एक टैक्स का नाम भी था, और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया,
उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल हम बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है। पहले वो स्टैंप कहाँ होती थी? उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राज मुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है, वो। और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं कि मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी, जिसके हाथ में मोहर है, मोहरिल 5 साथ कर दीने तिनकी बड़ी विपरीती। 5 मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मे उनके मांगे मोतें, उनके जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे, यह तो बड़ी अनीति। 5 25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं। सब मेरी काज बिगाड़े, सब ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह बीनती, दस्तक कीजिए माफ। सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता, बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है। और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं कि जेएस मिल के विचारों से आना शुरू हुआ। जब 1848 में यूरोप में कुछ क्रांतियां हुई तो जेएस मिल का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ उस समय, और जेएस मिल तुरंत नकारात्मक उदारवाद से फिसलकर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़े, या जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था वहाँ से हटकर वो मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर आए, और एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका सेकंड एडिशन, जिसमें पहली बार वो पूंजीवाद के रास्ते से हटकर बात करने लगे कि आम आदमी के हित में राज्य को काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक मतलब है कि राज्य का काम केवल पुलिस चलाना नहीं है, केवल कानून नहीं है, केवल टैक्स वसूलना नहीं है, केवल जुडिशरी नहीं है, बल्कि जनता को सुविधाएं देना और जनता के पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना भी राज्य का काम है। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमने आधुनिकता की सारी धारणाएं पश्चिम से ले तो ली, अपने इतिहास को ठीक से खंगाला नहीं। 16वीं सेंचुरी में एक कवि हुए तुलसीदास, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। ठीक ये बात ठीक उस समय की जिस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतने युद्ध हो रहे थे। एक एक दिन में फ्रांस में 20-20 हजार लोग मारे जा रहे थे, जो उस समय के चिंतक, चाहे वो बोधा हो या बाकी लोगों में मैकियावेली हो, ये सब इनके रचनाओं से मिलता है। ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें एक पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाकर देखने तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस HDI के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं, एकदम एज इट इज मौजूद है। और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब लोग सुंदर हों, कोई व्यक्ति बीमार ना हो।
हेल्थ पैरामीटर्स हों, आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात तो वो भी कह रहे हैं। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो, नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो, इलिटरेट ना हो, न लक्षणहीना। ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण हैं। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है तो आज की गुड गवर्नेंस भी तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी के कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो 16वीं सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं। उनको 111 साल का जीवन मिला, कई राजा उनके सामने आए और गए और चले गए। उनकी यात्रा बाबर से शुरू होती है, हुमायूं तक उनकी यात्रा चलती गई है लगातार, अकबर उसके बाद तक चलती रही है। और उस पूरे दौर में वो महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे राज्य को ऐसा होना चाहिए, न कि ऐसा जो केवल टैक्स वसूल करे, केवल परेशान करे। इस फिलॉसफी के साथ हमने अपना संविधान लिखा। हमारा संविधान जिन फिलोसफर्स की फिलोसफी पर टिका है उसमें कबीरदास और तुलसीदास सबसे बड़े लोग हैं। कबीरदास से हमने सीखा कि कैसे हमें समानता की बात करनी है, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हर धर्म के व्यक्तियों को एक समान महत्व देना है। तुलसीदास से हमने गुड गवर्नेंस के फार्मूले सीखे, समन्वय की चेतना सीखी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने के समय, डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से कबीरदास के पुनर्जन्म हैं, जो अधिकार के साथ सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी एक तरह से तुलसीदास का पुनर्जन्म है, जो समन्वय और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। और एक अच्छे देश की रचना किसी एक दृष्टिकोण से ना होकर के सबके मिलने से होती है, सबकी अच्छी बातों को साथ में लेकर चलने से होती है। और तब हमारे देश ने तय किया कि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जो समाज के हर वर्ग को लेकर चले। हमने मूल अधिकारों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार सबसे पहले दिया, फिर स्वतंत्रता का दिया, संवैधानिक उपचारों का दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए एक्सेसिबल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कर सके, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। और फिर नीति निर्देशक तत्वों में हमने बताया कि हमें समानता कैसे कैसे स्थापित करनी है सभी वर्गों के लिए। इस वायदे के साथ संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किया कि अब जो समाज बनेगा वो सभी का समाज होगा, किसी एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का समाज ना होकर के सबको साथ लेके चलने वाला समाज बनेगा। ये समाज केवल प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बनता है। नेहरू जी उस समय कितना भी चाहते, समाज कैसे बन जाएगा, एक व्यक्ति कैसे कुछ करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है उसको एग्जीक्यूट करने वाला काम करती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी जब उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की। हालांकि उस पर डिबेट बहुत ज्यादा है कि वो कमिटेड किसके बारे में कह रही थी, कि संविधान के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। जब राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं और केवल 15 रुपए गरीब के पास पहुंचते हैं, तो 85 रुपए कहाँ चले जाते हैं, वो इशारा भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही था। और इसलिए देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है, देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। इसलिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझ लें कि आपको कैसा होना चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए। ये केवल मसला आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने का नहीं। आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियाँ मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है तो ठीक है, बन जाइए, लेकिन इससे देश को फायदा नहीं होगा, इससे देश को नुकसान ही होगा। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए आईएएस सीट पर बैठे हुए।
हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जब इसलिए आज़ादी के बाद श्री वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत एफर्ट्स किए। पहले हमारे पास 9-10 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, बाद में संविधान में 2 रह गई। और सिविल सर्विसेज के मामले में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे बड़ी हमारे देश के इतिहास में रही, आधुनिक इतिहास में, वो वल्लभ भाई पटेल हैं। और उन्हीं के मतलब प्रशंसा में सिविल सर्विस डे मनाने की परंपरा भी हम लेके आए। उन्होंने लगातार इस बात को इंश्योर भी किया, रेखांकित भी किया कि बिना अच्छी सिविल सर्विसेज के हम इस देश को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो आईसीएस के अधिकारी थे ब्रिटिश काल के, जब संविधान लिखा गया तो उनका बहुत दबाव था, उनके बिना शासन चल नहीं सकता था। उन्होंने दबाव बनाया कि हमें नए संविधान के तहत स्थान दिया जाए। और उस समय राजाओं को, रजवाड़ों को चिंता क्या थी कि कल को हमारा राज्य छीन न लिया जाए। आईसीएस अधिकारियों की चिंता क्या थी कि कल को हमारे अधिकार कम ना हो जाएं। वो तो लाट साहब थे उस समय। संविधान बनाते हुए बहुत समझौते करने पड़े हमारे संविधान सभा को। एक समझौता ये करना पड़ा कि कुछ बड़े राज्यों को ग्रुप बी स्टेट बनाना पड़ा कि भाई आपका राज्य अलग किस्म का होगा, आपके प्रमुख को राज प्रमुख की पदवी मिलेगी, आपकी अपनी सेना होगी। बहुत सारे समझौते करने पड़े कि बस तुम भारत में आ तो जाओ, एक बार आ जाओ बस। वो आ गए, संविधान में लिख गया तो उनको भरोसा हो गया कि संविधान में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेहरू जी और पटेल एकदम क्लियर थे कि एक बार आ जाए फिर देखेंगे बाद में इनको। और लेके आ गए। उनके लिए विशेष संविधान का एक प्रावधान बनाया गया, आर्टिकल 242 मेरे ख्याल से बनाया गया था स्पेशल। और भाग ख के राज्य, पार्ट बी स्टेट्स बोलते थे, उनको बनाया गया। मतलब देश की सेना भी है, राज्य की सेना भी है। अब किसी राज्य में सेना नहीं, आपको पता होगा, लेकिन उस समय राज्यों में सेनाएं थी उस समय। और राज्यों के प्रमुखों का अधिकार था, उनका नाम क्या था, राज प्रमुख। सरकार के खजाने से बहुत बड़ा पैसा मिलता था उनको, प्रीवी पर्स कहते थे उनको उस समय। लेकिन सरकार क्लियर थी। ऐसे आईसीएस वाले बोले कि हमें भाई ठीक से सिस्टम में लाओगे तो हम आएंगे, वरना हम भाग जाएंगे यहाँ से, हम काम नहीं करेंगे। और उनके बिना सिस्टम चले कैसे उस समय। तो संविधान में अनुच्छेद 310, 311, 312 शामिल किए गए। और ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को आईसीएस और आईपी जो उस समय था, इंडियन पुलिस, लिखा है 312 में कि एक ऑल इंडिया सर्विस आईएएस होगी, एक ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस होगी, और आईसीएस के सभी अधिकारी आईएएस माने जाएंगे, आईपी के सभी अधिकारी आईपीएस माने जाएंगे। और 311 में उनको इतनी सुरक्षाएं दी गई हैं कि उनको हटाना लगभग नामुमकिन है। इन सारी एश्योरेंसेस के बाद संविधान पास हो। संविधान लिखना मजाक नहीं होता है। आप 6 लोग मिलकर अपने हॉस्टल का संविधान लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। सहमति नहीं बनती है, बहुत झगड़े होते हैं। संविधान लिखना इतनी बड़ी कवायद थी। 7वें संविधान संशोधन में नेहरू जी ने भाग ख राज्यों को संविधान से हटा दिया और वो सारे राज्य भाग क सामान्य राज्य बन गए। खूब चिल्लाए राजा रजवाड़े, पर वो तो तय था, एक लोकतंत्र में राजा क्यों चलेंगे, उन्हें खत्म होना ही पड़ेगा। समय जब बदलता है तो समय बदलने के साथ चीजें बदलती हैं, बदलनी चाहिए। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को भी हटा दिया संविधान संशोधन करके, सब बराबर हो गए। आईसीएस के मामले में सरकार कुछ खास कर नहीं पाई। और वो आईसीएस जो लाट साहब थे, भाई गाड़ी में चल रहे हैं, 25-30 गाड़ियां चल रही हैं लाल बत्ती वाली, टाई 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 करते हुए। आईसीएस गांव जाएगा? लाट साहब है, गांव का आदमी आएगा आईसीएस के पास? आईसीएस क्यों गांव जाएगा? और उस समय का आईसीएस जब जिला संभालता था, ध्यान रखना है,
उस समय के जिले आज के छोटे राज्यों के बराबर साइज के थे, बहुत बड़े जिले हुआ करते थे। और जिले के प्रमुख के पास जिला जज का काम भी होता था। वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं था, वो जुडिशियल हेड भी थे। सारी पावर्स एक व्यक्ति में, आईसीएस, और वो लाट साहब। उस लाट साहब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी की सहायता करो भाई। वो आम आदमी के मोहल्ले में जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि मोहल्ले को यहाँ बुलाओ बात करने के लिए, वो जाने को तैयार नहीं है। तो कैसे एक ऐसा देश जो आम आदमी को साथ लेके चलना चाह रहा है, कैसे इस आईसीएस के माध्यम से आगे बढ़ेगा? और इसलिए उस दौर के बहुत सारे कवियों ने इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में खूब खराब खराब लिखा है। एक कवि मुक्तिबोध नाम के हुए, शायद आपने नाम सुना होगा। मुक्तिबोध ने एक कविता लिखी अंधेरे में, जिसका मतलब है कि देश अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसमें ऐसा लगता है कि सिविल सेवकों के बारे में लिख रहे हैं। एक शब्द होता है उदरंभरी, जिसका मतलब है पेट भर गया है, और वो क्या लिख रहे हैं? उदरंभरी बन अनात्म बन गए, पेट भर गया तो आत्माहीन हो गए। भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये नाराजगी है उस कवि की जो सिविल सेवकों के व्यवहार से बहुत परेशान है। ये स्पेसिफिकली सिविल सेवक के बारे में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है कि वो उस समय के सिविल सेवकों को भी कह रहे हैं। और एक दूसरा कवि तो इतना नाराज है, अदम गोंडवी साहब तो इतने नाराज हैं उस समय के शासकों से। वो तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, कलेक्टर से, सबसे नाराज रहते थे। और कह रहे कि तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठ के तुम समाज देखना चाह रहे हो? एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख तो लो भाई। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। चलो कैसा, चलो तो सही। तुम लाट साहब बने बने महल में बैठे बैठे शासन चलाओगे, आम आदमी का घर भी नहीं देखोगे, मोहल्ला भी नहीं देखोगे, और कहोगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई कुछ काम तो करो, आम आदमी से मिल तो लो, देख तो लो। और उस समय के कलेक्टर क्या करते थे, आईएएस अधिकारी बहुत सारे, फाइलों में अच्छी अच्छी बातें, यहाँ गए बांध बन गया है जो बना ही नहीं, खेतों में हरियाली है जो है ही नहीं, सब फाइलों में चल रहा है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए अदम ने फिर लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये सच नहीं है। और अगर तुम फाइलों वाले सिविल सर्वेंट हो ना, तुम्हारी फाइलों में कुछ भी लिखा हो, उन फाइलों से देश नहीं सुधरता है, समाज नहीं सुधरता है। इसलिए हमें वो सिविल सेवक चाहिए जो आम आदमी के पास जा सकते हो, जिनमें कंपैशन हो, करुणा हो, संवेदना हो, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटमेंट का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो। अगर आप वैसे सिविल सर्वेंट हो सकते हैं तो सिविल सर्वेंट होने का मज़ा है, वरना तो सत्ता के भूखे लोग हजारों लाखों दुनिया में हैं ही, एक आप या एक मैं भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 1990 तक हमारी कोशिश यही रही। हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय भी ये बात बार बार आई कि भाई सिविल सेवकों को ना लोक सेवक बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, लाट साहब नहीं बनना है, आम आदमी के पक्ष में आना है। हमारी पूरी कोशिश क्या थी कि समाजवादी रास्ते पर चलते हुए आम आदमी तक वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहुंचाएं। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो आम आदमी को ठीक से मिले, राशन ठीक से मिले। हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई तो रिजर्वेशन ठीक से उस व्यक्ति को मिले जिसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन के नाम पर लूट मच जाए और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं और जिसको सच में देना था वो वहां तक पहुंच ही ना पाए, जो कि हमारे देश में कई पैमाने पर दिखता भी है कि जिस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन दरअसल हमने दिया उस तक पहुंचा के नहीं, इस पर बात नहीं होती है। और हुआ क्या है,
कुछ वंचित समूहों के अंदर अगड़े समूह बन गए हैं, सारा फायदा वो उठा लेते हैं, और जो सचमुच वंचित व्यक्ति है उसे आरक्षण मिला नहीं, समाज ने एक कोशिश की भी और उसका फायदा हुआ भी नहीं। और 1990 के बाद दुनिया चेंज हो गई। आप सब लोग मेरे ख्याल से 21वीं सदी के लोग हैं, 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। 1990 में आकर एक बड़ा परिवर्तन आया, जहां से सिविल सर्विसेज की भूमिका में भी बदलाव दिखना शुरू हुआ। अभी तक हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कलेक्टर कैसा होना चाहिए। मैं कलेक्टर कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब आईएएस भी होता है, आईपीएस भी हो, तो सब होते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबों से, वंचितों से मेलजोल कर सके, कंपैशनेट हो, उनकी समस्याएं समझे, नीतियां उनके पक्ष में बनाए, जो नीतियां हैं उनको उनका हितार्थी या लाभार्थी बनाए, बेनिफिशियरी बनाए, न्याय करे, ईमानदार व्यक्ति हो, प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, ये अपेक्षा हमारी उस समय तक थी। क्योंकि उस समय तक प्रशासन बहुत कठिन काम नहीं था, उस समय तक प्रशासन बहुत टेक्निकल काम नहीं था। 1990 के बाद दुनिया अचानक चेंज हुई बड़े पैमाने पर, और ये चेंज क्यों हुआ? 20वीं सेंचुरी के बीच में 1950 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक बना, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना, आईएमएफ बना, ये सब संस्थाएं बनी। धीरे धीरे एक विचार बदलना शुरू हुआ, एक विचारधारा पैदा हुई जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नवोदारवाद कहते हैं। आपने शायद इसका नाम सुना होगा कई बार, आजकल खूब जिक्र आता है इस विचारधारा का। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में टेक्निकली इसका नाम लिबर्टेरियनिज्म है, स्वेच्छातंत्रवाद है, जिसको सामान्य भाषा में नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद कह देते हैं। आपने मिल्टन फ्राइडमैन का नाम शायद सुना हो, या रॉबर्ट नॉजिक का नाम सुना हो, ये सब इस विचारधारा के प्रमुख लोग हुए। इन्होंने कहा कि अब तक हम राज्य और व्यक्ति का संबंध जिस रूप में देख रहे थे, अब उसको देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। पहले हम क्या मानते थे? कुछ लोग मानते थे कि भगवान ने राज्य बनाया है, व्यक्ति के लिए बनाया है। जैसे भारत में कौटिल्य ने ऐसा माना, पश्चिम में हीगेल ने माना, पश्चिम में कई लोगों ने माना, अरस्तु ने माना, प्लेटो ने माना, कई लोगों ने माना। फिर कुछ लोग बोलने लगे नहीं, राज्य समझौते से बना है। आपने लॉक, हॉब्स, रूसो का नाम सुना होगा। इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी कि सब लोग मिलके बैठे, समझौता किया तो राज्य बना। लेकिन नवोदारवाद ने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, कि राज्य का, पुलिस का, स्टेट का, सरकार का जो मन करेगा कर लेंगे व्यक्ति के साथ, ये कोई ठीक बात नहीं है। व्यक्ति के अपने अधिकार है। और ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय फ्री मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। और मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। भाई आपका मन हुआ कि मैं एक काम शुरू करना चाह रहा हूं, आप शुरू कर दीजिए, प्रचार कीजिए, सर्विसेज दीजिए, लोग पसंद करेंगे तो खरीद लेंगे। एक दिन आपको लगा मैं काम ठीक नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, आप बाहर निकल जाइए। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। और कस्टमर के पास क्या मतलब है कि मैं आपसे लूं या आपसे लूं या आपसे लूं या किसी से ना लूं, मेरी मर्जी है। भाई मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन सी दवाई लूं, मैं किस क्लिनिक के पास जाऊं, मैं कौन सा स्पोर्ट खेलूं, कौन सी संस्था के पास जाऊं, मेरी चॉइस है। और संस्थाओं के पास भी चॉइस है, कौन सी सर्विस दें, कौन सी ना दें। एक नया मॉडल आया और कहा गया कि इस मॉडल को हम गवर्नेंस पे या स्टेट पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने इसका जिक्र किया कि जो जो सेवाएं सरकार मुहैया कराती है, क्या जरूरी है कि सरकार ही मुहैया करवाए? क्या ये नहीं हो सकता कि उनमें से बहुत सारी सेवाएं जो स्ट्रेटेजिक महत्व की नहीं है वो निजी कंपनियां मुहैया करवाएं, या स्टेट और निजी कंपनियां मिलकर मुहैया कराएं, या दोनों कंपटीशन करते हुए मुहैया करवाएं? क्योंकि जैसे ही आप चॉइस देते हैं वैसे ही क्वालिटी बेहतर होने लगती है, कमिटमेंट बेहतर होने लगती है। ये ठीक वैसे कि आज से 25 साल पहले जब आप लोग नहीं थे
अगर आपको अपने घर में फ़ोन लगवाना होता था आपके पेरेंट्स को, तो फ़ोन लगवाने के लिए कम से कम 100 चक्कर काटने पड़ते थे। उसके बाद एक थका हुआ सा फ़ोन घर पे आता था जो बार बार ख़राब होता था। उसको ठीक करवाना नया फ़ोन लगवाने जितना मुश्किल होता था, क्योंकि चॉइस नहीं थी। एक ही सर्विस प्रोवाइडर था, उस पर कंट्रोल किसी का था नहीं। फिर एक दिन सरकार ने कहा कि भाई हम प्राइवेट कंपनियों को भी लेके आ रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी ने फ़ोन के सेटअप, चाहे वो लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो सब लाने शुरू कर दिए। और आज हालत क्या है? आप में से 99% के पास प्राइवेट कंपनियों के फ़ोन हैं, और आप उनकी सुविधाओं से आमतौर पर खुश हैं। नहीं खुश हैं तो आपको बदलने की सुविधा है। आप अपना नंबर बनाए रखते हुए प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हैं कि मैं नंबर प्रोवाइडर चेंज करना चाह रहा हूँ नंबर सेम रखते हुए, वो 50 बार आपको फ़ोन करके माफ़ी मांगते हैं आपसे। आप एक बार हल्का सा भाव दिखाइए उनको, सिर्फ वो घुटनों के बल पे आ जाएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और आपको इतना रिझाएंगे कि किसी तरह से हमारे पास बना रहे। क्योंकि इस मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, नॉट द प्रोड्यूसर, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर। एक ज़माने में हवाई जहाज़ का मतलब केवल एक था, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। फ्लाइट बुक करनी है, फ्लाइट्स कम हैं, आप फ्लाइट में जाएंगे तो बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कहेंगे पानी पिला दो, और वो घूरते हुए आंखों से देख के बोले क्यों पानी पिएगा भाई, घर से नहीं पी के आ सकते थे। क्योंकि चॉइस नहीं है, आपको जाना है, गालियाँ खानी है और यात्रा करनी है। अब चॉइस है, 10 तरह की एयरलाइंस हैं, रेट का कंपटीशन चल रहा है। आपने अपनी सुविधा से रेट चुना, और फिर वहाँ जाने के बाद आपने कहा थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाली सीट चाहिए, 500 रुपये दिया, आगे जाके बैठ गए। सब सुविधाएं हैं। और जहाँ किसी ने गलत किया, एक ट्वीट किया कि मैं इस एयरप्लेन से आया, इसमें सब गलत बर्ताव किया गया, उसके मालिक घुटनों के बल पे आके आपसे माफ़ी मांगे ट्विटर पे ही। कितनी धौंस है हम लोगों की आजकल। ये किसी ज़माने में नहीं थी। आज से 25-30 साल पहले जब राज्य का एकाधिकार था सेवाओं पर, ऐसी धौंस किसी की नहीं थी। बड़ी हालत खराब होती थी। और जब प्राइवेट सेक्टर ने वेस्ट में ये सब करना शुरू किया, तो एक मॉडल आया कि जब प्राइवेट सेक्टर अच्छी सर्विसेज दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती भाई? सरकार अगर चाहे तो अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, क्लाइंट्स हैं, सिटीजन्स, नवोदारवाद कहता है कि राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या सर्विस देता है? लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर, ये सर्विसेज हैं। और जनता या नागरिक जो है वो एक लाभार्थी है, उपभोक्ता है, क्लाइंट है। जैसा बर्ताव एक सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से करता है ना, वैसा बर्ताव राज्य को नागरिक के साथ करना चाहिए। और वो कब होगा? जब सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, समय सीमा के अंदर हो। यदि सर्विस गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सके, सर्विस प्रोवाइडर को चेंज भी किया जा सके। और 1992 के आसपास ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम था सिटीजन चार्टर। दुनिया भर में ऐसा फैला कि सबने उसको अपना लिया, भारत ने भी अपनाया। सिटीजन चार्टर का मतलब है किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा बड़ा बड़ा कि इस ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, कितने टाइम में मिलती हैं, न मिले तो आप क्या कर सकते हैं। जब वो भी सफल नहीं हुआ तो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म लेकर आए, और हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक कंसेप्ट बनाया सेवोत्तम, कि जो सरकारी ऑफिस इन 3 पैरामीटर्स पे सही उतरेंगे उनको हम एक मानक देंगे सेवोत्तम नाम का, कि यहाँ सेवाएं ठीक तरीके से दी जाती हैं। सूचना का अधिकार आया क्योंकि सरकारी अधिकारी आमतौर पर सूचनाएं देने में यकीन नहीं रखते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बहाना लगाते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में साफ साफ लिखा गया कि अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हुआ सूचना के अधिकार और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बीच में, तो सूचना का अधिकार डोमिनेट करेगा, न कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट डोमिनेट करेगा। एक बार नहीं 2 बार लिखा गया उस एक्ट के अंदर। ये सारी कोशिशें पिछले 20-25 साल में किस चीज़ की हैं?
क्योंकि उदारीकरण होने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, भारत के बहुत लोग